हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र का निगमन करेंगे। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। मिरर फार्मूला से संबंधित जो हमारा चित्र था उसको हमने पहले से ही बना दिया है और साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर लिख दिया है जिससे कि आपके समय की बचत हो। आइए इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि माना एक दर्पण जिसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से यू दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। अब चित्र में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण बनाया है और इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर हमने एक वस्तु रखी है जिसका नाम ए बी है और ये वस्तु दर्पण के ध्रुव से यू दूरी पर रखी गई है। दूरी को हमने नीचे प्रदर्शित कर दिया है जिससे कि आपका चित्र थोड़ा स्पष्ट रहे। उसके बाद आगे बोला गया है इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ध्रुव से बी दूरी पर बनता है। और यहाँ पर अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो पहले हम प्रतिबिंब बनने का जो रूल होता है उसके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे देते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया है और आप रूल पढ़े ही हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर हमने वक्रता केंद्र से ले गए हैं और ये भी रूल आप पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं। इस प्रकार से दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वहाँ हमारे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसको यहाँ पर हमने ए डैश बी डैश से प्रदर्शित किया है और ये प्रतिबिंब हमने मान लिया है कि दर्पण के ध्रुव से बी दूरी पर बना हुआ है। ये दूरी हमने यहाँ पर भी नीचे प्रदर्शित किया है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं इससे चित्र से संबंधित। यहाँ पर आप पहले से ही जानते हैं कि दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और उसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर नीचे हमने प्रदर्शित कर दिया है। साथ ही दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको हमने यहाँ पर ऊपर प्रदर्शित कर दिया है कि सी और एफ पी के बीच की जो दूरी है इसको आर से प्रदर्शित किया है। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पहली अभी हम प्रकाश की किरण बताए ये दर्पण को यम दर्पण के बिंदु यम से परावर्तित हो रही थी। अब यहाँ पर इस बिंदु से हम क्या किए कि मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच दिए हैं जिसका नाम यमयन है। ये हम क्यों किए हैं अभी आपको इसकी उपयोगिता मालूम ही हो जाएगी, अभी इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अभी तक हमने इस चित्र से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने बता दिया। अब आगे हम इस डेरिवेशन में चित्र का यूज कैसे करेंगे उसको भी आगे हम बताएंगे। ध्यान से आप वीडियो पूरा देखिए क्योंकि वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेते हैं। एक ये वाला त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे लेंगे हम ए डैश बी डैश सी डैश। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, कैसे होंगे अभी इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। चलिए पहले बता ही देते हैं। एक त्रिभुज हम यहाँ पे ले रहे हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ पर देखें तो आप ये जानते ही हैं, पढ़े ही हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हो या उसका प्रतिबिंब बन रहा हो ये सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। यानी कि यहाँ पे ये जो कोण ए होगा पहले त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का, और दूसरे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का जो कोण यहाँ पर ए डैश होगा ये दोनों लंबवत होंगे, 90 अंश के कोण होंगे। साथ ही यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का कोण सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश का कोण सी ये दोनों यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर होंगे। और आप त्रिभुजों की समरूपता की प्रॉपर्टी पढ़े ही होंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर आप समरूपता की प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो समरूप त्रिभुज का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भी उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बता ही दिया कि इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख ही दिए हैं कि संलग्न चित्र से यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि डायरेक्ट अब हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी
समरूप है, ये समरूप का सिंबल होता है त्रिभुज। उसके बाद अब ये किसके समरूप है, यहाँ पर समरूप त्रिभुज का नाम लिखते समय ध्यान देंगे, पहले त्रिभुज का नाम तो हम लिख लिए, दूसरे त्रिभुज का नाम जब हम लिखेंगे तो देखेंगे किसके संगत कौन सा शीर्ष था। अब यहाँ पर ए के संगत देखें, ये कोण 90 अंश था, दूसरे त्रिभुज में 90 अंश वाला कोण अगर देखें तो ये ए डैश है। उसके बाद सी कॉमन था, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के संगत बी डैश होगा। अब यहाँ पर हम नाम लिख देंगे, ए के संगत ए डैश है, बी के संगत बी डैश है, और उसके बाद सी कॉमन था, दोनों त्रिभुजों में था, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। ये समरूप त्रिभुज का नाम हो गया। और हमें ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब यहाँ पर हम उन्हीं संगत भुजाओं को लेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। तो पहली भुजा हम ए बी, जो कि वस्तु की लंबाई है, हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ए बी, और ए बी के संगत अगर हम बात करें तो यहाँ के पहले दोनों अक्षर लिए, तो इस त्रिभुज के भी पहले दोनों शीर्षों को हम लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से ए डैश बी डैश हो गया। उसके बाद बराबर दूसरी भुजा यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी सी। अब बी सी, यहाँ पर बी सी की वजह से हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर हम बी सी को नहीं ले रहे हैं। और यहाँ बी सी हमारा दूसरा और तीसरा शीर्ष था, तो यहाँ पर भी दूसरे और तीसरे शीर्ष को हम छोड़ देंगे। अब अगले हम शीर्ष की यहाँ पर अगली भुजा की बात करें तो ये ए सी होगा, पहला और तीसरा। यहाँ पर हमें ए सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी, और ए सी के संगत यहाँ पर पहला और तीसरा लिए, तो दूसरे त्रिभुज में भी पहला और तीसरा शीर्ष लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ए डैश सी हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसको हम बाद में देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर तो ये दोनों त्रिभुज हम समरूप दिखा दिए, साथ ही अब फिर यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज हम ले रहे हैं एम एन एफ, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं बी डैश ए डैश एफ, या ए डैश बी डैश एफ बोलिए। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे जिस टाइप से भी यहाँ पर हमने इसको हाँ एक बात और, यहाँ पर आप समरूपता का जो प्रतिबंध होता है उसको ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर एक इस त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर था, इसलिए ये समरूप हुए थे। तो यहाँ पर आप लिख देना कि ये होगा एंगल एंगल प्रतिबंध, यानी कि एंगल एंगल प्रतिबंध जो होता है उसके नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए थे। अब आगे जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि यहाँ पर हम जो त्रिभुज लेंगे अगला एम एन एफ और दूसरा ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। कैसे, यहाँ पर अभी आपको बताया कि एम एन ये लंब था जो कि मुख्य अक्ष पर खींचा गया था, यानी कि कोणीयन ये 90 अंश का होगा। और दूसरे त्रिभुज में अभी हमने देखा कि ये जो ए डैश था ये भी 90 अंश है। और उसके बाद यहाँ पर पहले त्रिभुज का कोण एफ दूसरे त्रिभुज में बी एफ है, ये शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर होगा। यहाँ पर भी पहले इस त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तथा अब त्रिभुज का नाम ये हो जाएगा हमारा एम एन एफ, लिख देंगे तथा त्रिभुज एम एन एफ ये समरूप होगा किस त्रिभुज के। अब यहाँ पर समरूपता का नाम लिखेंगे तो शीर्षों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एन के संगत ए डैश होगा, एम के संगत बी डैश होगा, और ये तो कॉमन ही है तो यहाँ पर एम के संगत लिख दीजिएगा, ये हो गया बी डैश, नाम लिखते समय गलती मत कीजिएगा। तो ये हो गया बी डैश, और उसके बाद एन, यहाँ पर एन देखें तो ये 90 अंश था, दूसरे त्रिभुज में ए डैश है, तो यहाँ पर ये हो गया बी डैश ए डैश, और उसके बाद तीसरा एफ के संगत एफ ही है, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। ये भी जो त्रिभुज समरूप हुआ है ये भी एंगल एंगल प्रतिबंध से समरूप हुआ है, यानी कि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर था, इसलिए ये त्रिभुज समरूप हुए हैं। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग एंगल एंगल प्रतिबंध। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अभी यहाँ पर आप इसका प्रयोग ही किए हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं एम एन, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एम एन के संगत कौन होगा, पहले त्रिभुज का हम पहले के दोनों शीर्ष लिए तो इसमें भी पहले के दोनों शीर्ष लेंगे। तो ये बी डैश ए डैश, चाहे बी डैश ए डैश बोले या फिर ए डैश बी डैश बोले, दोनों का मतलब एक ही होगा, तो आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश। उसके बाद अगली भुजा की अगर बात करें तो अगली भुजा ये होगी हमारी, यहाँ से एम एफ हो जाएगी। और यहाँ पर अगर एम एफ की बात करें
तो यम एफ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और सॉरी एन एफ होगा, हाँ एन एफ, एम एफ नहीं एन एफ होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा सिस ले रहे हैं और एन एफ की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा एन एफ। और यहाँ पर अगर एन एफ लिए हैं दूसरा और तीसरा सिस, तो दूसरे त्रिभुज में भी दूसरा और तीसरा सिस लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ए डैश एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए डैश एफ हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हम तुरंत इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं मानेंगे, कुछ यहाँ पर हम परिवर्तन कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये दर्पण हमारा कम अवतल हो, यानी कि कम मुड़ा हो। तो जब ये कम मुड़ा होगा तो यहाँ पर जो बिंदु एन है और पी है ये दोनों संपाती हो जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे ऐसे सोचिए आप कि इस दर्पण को धीरे धीरे हम सीधा कर रहे हैं, और जब इसको हम सीधा करेंगे तो बिंदु एन और पी ये दोनों संपाती हो जाएंगे। संपाती होने का मतलब ये दोनों एक ही बिंदु को प्रदर्शित करेंगे, और उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो एफ एन होगा वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, और ये तो ए बी ये पहले से एम एन के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यदि, चलिए यहाँ पर कारण हम लिख देते हैं कि यदि दर्पण कम अवतल हो, यदि दर्पण कम अवतल हो, यदि दर्पण कम अवतल हो, तो अगर दर्पण कम अवतल है तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर अभी आपको बताया कि जो बिंदु एन है और पी संपाती हो जाएगा, यानी कि एक ही बिंदु पर हो जाएगा। इस स्थिति में जो हमारा एफ एन है यहाँ पे लिख देंगे एफ एन ये बराबर हो जाएगा हमारा एफ पी के, और उसके बाद तथा दूसरा ये तो पहले से ही बराबर था कि यहाँ पर जो इसको चाहे आप लिखें या फिर ना लिखें, जो ए बी था ये एम एन के बराबर था, या यहाँ पे लिख ही देते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो एम एन है लिख देंगे एम एन ये बराबर हो जाएगा, एम एन ये बराबर हो जाएगा ए बी के, तो यहाँ पर एम एन की जगह पर ए बी लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, लिख देंगे अतः। अब यहाँ से हम इसमें मान रख देते हैं सब मानों को, तो एम एन इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ये ए बी के बराबर है, तो यहाँ पर एम एन की जगह पे लिख देंगे ए बी हो जाएगा। उसके बाद बटे ए डैश बी डैश है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए डैश और उसके बाद बी डैश हो गया। आगे बराबर ये हो जाएगा हमारा, दूसरे साइड में देखें तो यहाँ पर एन एफ बोले या एफ एन बोले, इसके जगह पे एफ पी लिख देंगे, ये इसके बराबर है तो ये एफ पी हो गया। और उसके बाद बटे आगे यहाँ पर देखें तो ए डैश एफ है यहाँ पर हर में, तो ये लिख देंगे ए डैश एफ। अब इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ये हमारा हो गया यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे ध्यान से देखिएगा इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे। अभी तक तो हमने यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों को दिखाया है, और उसकी सहायता से अब इसको हम मिरर फार्मूला होता है इसका हम डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखें, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर समीकरण 1 जो है हमारा ये ए बी बटे ए डैश बी डैश है, और समीकरण 2 जो है ये भी, इसमें भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है, यानी कि दोनों यहाँ पर दोनों में ए डैश बी डैश है। यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश ए सी बटे ए डैश सी के बराबर है, और यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश एफ पी बटे ए डैश एफ के बराबर है, तो इसलिए दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और यहाँ से अब हम लिख सकते हैं इन दोनों समीकरणों की सहायता से, ये हो जाएगा हमारा ए सी बटे ये हो जाएगा ए डैश सी, और उसके बाद बराबर आगे यहाँ पर एफ पी बटे ये हो जाएगा हमारा ए डैश एफ। ऐसा आप लिख सकते हैं या ऐसा बोल दें कि समीकरण 1 से ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब ये मान हम रख देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ पी बटे ए डैश एफ। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए सी है,
AC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी भुजाओं की लंबाइयाँ लिखी गई हैं इनको हम चित्र के अनुसार प्रदर्शित करेंगे, इसलिए आप चित्र पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर AC की बात हो रही है, AC की हमें लंबाई लिखनी है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर देखें तो हमें AC की लंबाई नहीं मालूम है। अब हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर हम जो भी भुजाएं दी हुई हैं इसको हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के पदों में व्यक्त करेंगे। तो इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। AC यहाँ पर इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, A से जो P की दूरी है इसको हमने यहाँ पर U माना है, और उसके बाद C से जो P की दूरी है इसको हमने यहाँ पर R से प्रदर्शित किया है। तो अगर U में से हम R को घटा देते हैं तो ये केवल हमारा AC बचेगा, यानी कि AC के जगह पे हम लिख सकते हैं U माइनस R। तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए एक बार हम इसको भुजाओं के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा AC के जगह पर लिख देंगे एक बार हम AC के जगह पर AP और माइनस ये हो जाएगा हमारा CP। तो यहाँ पर लिख देंगे AP माइनस ये हो जाएगा CP। उसके बाद फिर आगे बटे हर में, ये तो अंश की बात हो गई। अगर हम यहाँ पर हर की बात करें तो यह है A' C, और A' C को अब ध्यान दीजिएगा। तो A' C ये वाली दूरी है, यहाँ पे ध्यान देना। अब इसका भी डायरेक्ट वैल्यू हमको नहीं मालूम है, लेकिन C से P की दूरी मालूम है, और फिर A' से P की दूरी मालूम है। तो यहाँ पर A' C के जगह पे हम लिख सकते हैं CP और माइनस A' P हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा CP माइनस A' P हो गया। उसके बाद फिर बराबर है, बराबर लिख देंगे FP, यानी कि F और P के बीच की दूरी, ये दूरी हमको मालूम ही है F, तो इसको वैसे हम रहने देते हैं। ये हो गया हमारा F, और उसके बाद P, ये FP, इसको रहने देते हैं। और उसके बाद हर की बात करें तो है ये A'(F). अब यहाँ पर A'(F) की बात करें तो ये भी डायरेक्ट दूरी हमको नहीं मालूम है A'(F). यहाँ पर हम क्या करते हैं, A'(F) के जगह पे लिख सकते हैं A'(P) में से अगर हम FP घटा दें तो ये हमारा A'(F) बचेगा, यानी कि A'(F) के जगह पे हम लिख सकते हैं A'(P) माइनस FP। तो ये हो जाएगा हमारा A'(P) और उसके बाद माइनस, इसमें से हम लोग FP अगर घटा दें तो ये हमारा जो बचेगा ये बचेगा A'(F) बचेगा, यानी कि इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे भुजाओं के नाम हो गए जिनको हमने आसानी से तोड़ लिया है। अब इनका हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे चित्र की सहायता से। AP का मान होगा, मतलब ये हमारा वस्तु से ध्रुव की दूरी है, और इसको हमने U से प्रदर्शित किया है। एक बात और, हम यहाँ पर इसको चिन्हों के साथ में रखेंगे। चिन्ह परिपाटी आप पढ़े ही हैं। यहाँ पर अगर देखें तो सारी दूरियाँ हमारी दर्पण के, जो दर्पण का ध्रुव है इससे बाईं तरफ हैं, और दर्पण के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियाँ होती है मुख अक्ष के अंदिश, इन सभी दूरियों को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लिखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितनी भी दूरियाँ हैं, चाहे U है, B हो, F हो या फिर R हो, इन सब का मान यहाँ पर ऋणात्मक ही होगा। तो यहाँ पर AP यानी कि A से P की दूरी U से दिखाए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से U हो जाएगा, चाहे आप माइनस U हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है, माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पर CP, अगर यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर इसको हम कोष्टक में कर देते हैं जिससे कि आसानी से आप समझ जाओ। तो ये माइनस U हो गया, और उसके बाद फिर माइनस था, माइनस लिख दिए। CP यानी कि C और P के बीच की दूरी, और C से P की जो बीच की दूरी होती है ये हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, जिसको हमने R से प्रदर्शित किया है। लेकिन ये दर्पण के मुख अक्ष के अंदिश दर्पण के बाईं तरफ है, इसलिए इसका वैल्यू भी हो जाएगा -R हो जाएगा। ये तो अंश के दोनों वैल्यू हो गए। हर में अगर अब हम देखें तो यहाँ पर हर में है CP यानी कि C और P के बीच की दूरी, ये भी वही R है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -R। उसके बाद फिर माइनस है, माइनस हो गया, और यहाँ पर A'(P), अगर A'(P) की बात करें तो A'(P) यहाँ पर A'(B' इमेज है, इस और इमेज से ध्रुव के बीच की दूरी को हमने B से दिखाया है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से -B हो जाएगा। ये तो अंश के वैल्यू हो गए। अब अगर हम दूसरे साइड में देखें तो ये FP है, यानी कि F और P के बीच की दूरी, ये दर्पण की फोकस दूरी है जिससे हमने इस स्मॉल f से प्रदर्शित किया है। ये भी मुख अक्ष के अंदिश बाईं तरफ है, तो ये हो जाएगा हमारा -F हो गया। और उसके बाद अगर यहाँ पर हर की बात करें तो ये हर में हो जाएगा हमारा, फिर A'(P) यानी कि प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, तो ये हो गया
माइनस बी लिख देते हैं, फिर माइनस है, माइनस हो गया। और उसके बाद आगे एफ पी है, यानी कि एफ और पी के बीच की दूरी जिसको हमने एफ से प्रदर्शित किया है, ये भी बाईं तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ। यहाँ पर हमने सारे मानों को रख दिया है। अब इन्हीं को हमें सॉल्व करना है, और इन्हीं को अगर हम सॉल्व कर ले जाते हैं सही तरीके से तो हमें यहाँ से दर्पण फार्मूला यानी कि मिरर फार्मूला जो है ये प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अभी अगले पेज में पेस्ट कर देंगे। अब अगले पेज में हम देख लेते हैं चित्र के बारे में। अब जो भी हमें ज़रूरत थी उसको यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया, समझा दिया। अब इसी को हमें आगे सॉल्व करना है। ये ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ पर कॉपी कर लिया था जिससे कि आसानी से आपको यहाँ पर बता सकें। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से माइनस यू है, कोष्टक हटा देते हैं क्योंकि यहाँ कोष्टक का कोई मतलब नहीं है, तो ये माइनस यू हो गया। उसके बाद फिर आगे अगर देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस ये आर हो जाएगा। ये तो अंश में हो गया। बाएं साइड में हर की बात करें तो ये माइनस आर है, माइनस आर हो गया। फिर आगे दूसरा पद, फिर ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी बराबर। उसके बाद माइनस एफ लिख देते हैं। आगे हर में अगर बात करें तो यहाँ पर हर में हो जाएगा ये माइनस बी, और उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस ये एफ हो जाएगा। आगे अब इसका हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं, यानी कि इसके अंश का गुणा इसके हर में और इसके अंश का गुणा इसके हर में होगा। तो एक एक गुणा कर लेते हैं। पहले यहाँ पर पहले हम माइनस यू का गुणा करेंगे, या चलिए एक बार ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर कोष्टक में करके माइनस यू प्लस आर का गुणा, ये इसका अंश का गुणा इसके हर में होगा, यानी कि माइनस बी प्लस एफ में होगा। उसके बाद बराबर इसके अंश का गुणा इसके हर में होगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस एफ, इसका गुणा होगा इसमें माइनस आर प्लस बी में। अब यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा। माइनस यू का गुणा माइनस बी में हुआ तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यू बी। फिर माइनस यू का गुणा प्लस एफ में होगा तो ये हो जाएगा माइनस यू एफ हो जाएगा। अब माइनस यू का गुणा दोनों में हो ही गया। अब प्लस आर का गुणा करते हैं तो प्लस आर का गुणा बी में होगा तो माइनस ये हो जाएगा आर बी, और उसके बाद प्लस आर का गुणा एफ में होगा तो ये प्लस दोनों ही है, प्लस ही होगा आर एफ। ये तो बाएं साइड के जितने भी पद थे सबका गुणा हमने कर लिया। दाएं साइड में देखें तो माइनस एफ का गुणा माइनस आर में होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एफ आर। फिर माइनस एफ का गुणा प्लस बी में होगा तो ये माइनस हो जाएगा एफ बी। देख लें अगर कोई पद कट रहा हो तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से देखें तो एफ आर दाएं साइड में भी प्लस में है और बाएं साइड में भी प्लस में, एफ आर या आर एफ बोले दोनों का मतलब एक ही होगा। तो यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस में ही है, इसलिए यहाँ पर एफ आर से जो होगा एफ आर कैंसिल होगा। और एफ आर से जब एफ आर कैंसिल हो गया उसके बाद जो पद बचे हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। यू बी है, यू बी हो गया, माइनस उसके बाद यू एफ है, यू एफ हो गया, माइनस आर बी है तो आर बी को लिख लेते हैं बराबर इस साइड में माइनस एफ बी है, एफ बी हो गया। आगे इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा यू बी माइनस यू एफ, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आर के बारे में हम पढ़े ही हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आर की जगह पे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2f, उसके बाद इंटू बी था, बी को लिख दिए बराबर माइनस ये एफ वी हो गया। आगे इसको फिर पक्षांतर कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर प्लस वाले को छोड़कर बाकी सब जितने भी पद हैं सबको हम यहाँ पे दाएं तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यू बी बराबर, सारे पदों को इधर लाएं तो पहले से ये हमारा दाएं साइड में माइनस एफ बी, इसको लिख लेते हैं। यू एफ माइनस में था बाएं तरफ, दाएं तरफ लाएंगे प्लस में हो जाएगा यू एफ, और उसके बाद साथ ही यहाँ पर माइनस 2f बी माइनस में था बाएं तरफ, इसको भी दाएं तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2f बी। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा यू बी बराबर, अब यहाँ पे देखें तो एफ बी एक बार माइनस में और दो बार प्लस में, तो एक बार ये हमारा प्लस में बच जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एफ बी एक बार प्लस में बचेगा। उसके बाद प्लस यू एफ है तो यहाँ पर यू एफ लिख लेते हैं। अब
आगे फिर क्या करते हैं, चलिए लगभग हमारा ये जो फार्मूला था ये सिद्ध ही होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम और, उसके बाद आसानी से भी हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में UBF से भाग कर देते हैं, जिससे कि अभी आसानी से हमको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में, हिंदी ज़रूर लिखिएगा, ये ज़रूरी होता है हमारे लिए थोड़ा, जिससे कि बाद में आप समझ जाओ। लिख देंगे दोनों पक्षों में UBF से भाग करने पर, दोनों पक्षों में UBF से भाग करने पर, अगर दोनों पक्षों में हम UBF से भाग कर देते हैं तो भाग करने के बाद यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, इस साइड में बाएं साइड में देखें तो ये हो जाएगा UB बटे ये हो जाएगा UBF। उसके बाद बराबर इधर देखें तो ये होगा FB और प्लस UF है, इसमें भाग होगा तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं हर में UBF। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पर इस साइड में U से U हमारा कैंसिल होगा, ध्यान दीजिएगा जो कैंसिल हो रहे हैं, U से U कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद यहाँ से बचेगा ये हमारा 1/F बच जाएगा। और उसके बाद अगर दाएं साइड की बात करें तो भी जैसे कि आप रूल जानते हो कि अगर किन्हीं दो भिन्नों का हर समान होता तो अंशों को हम जोड़ देते हैं, तो अगर हम जोड़ सकते हैं तो उससे अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों को हम अलग कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा FB बटे UBF, और उसके बाद प्लस आगे दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद है हमारा UF, और उसके हर में फिर हो जाएगा UBF हो जाएगा। अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ से काफ़ी पद कैंसिल हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बाएं साइड में दाएं साइड में अगर हम पहले पद को देखें तो यहाँ पर B से B कटेगा और F से F कट जाएगा। दूसरे पद में देखें तो U से U कटा, F से F कटा, और कैंसिल होने के बाद जो हमारे पद बचेंगे उनको हम लिख लेते हैं। तो ये बचेगा हमारा 1/F बाएं साइड में, और दाएं साइड में देखें तो अंश में कुछ पूरा कट गया, U1 बचेगा। और उसके बाद हर की बात करें तो यहाँ पर U बचा है, प्लस उसके बाद यहाँ पर 1 दूसरे पद में 1 अंश में सब कट गए हैं, 1 मानेंगे। और उसके बाद हर की बात करें तो ये B बचा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/B। इसी सूत्र को हम, जो यहाँ पर हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ है, जो सूत्र प्राप्त हुआ है, इसी सूत्र को हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। ये फार्मूला हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फार्मूले से हमारे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब सॉल्व होंगे। तो आप याद रखिएगा, मिरर फार्मूला जो होता है ये होता है हमारा 1/F इक्वल 1/B और प्लस 1/U होता है, जहाँ पर प्रतीकों का मतलब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि F का मतलब होगा दर्पण की फोकस दूरी, U का मतलब होगा दर्पण के ध्रुव से या बोले दर्पण से वस्तु की दूरी, और B का मतलब होगा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा फार्मूला होता है ये दोनों प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए सत्य होता है, यानी कि चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए ये हमारा फार्मूला सही है। यहाँ पर हम नोट में लिख भी देते हैं, जिससे कि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। यहाँ पर चलिए नोट डाल के लिख देते हैं, लिख देंगे दर्पण सूत्र, या मतलब यह सूत्र या उपर्युक्त सूत्र लिख देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। तो लिख देंगे उपर्युक्त सूत्र दोनों गोलीय दर्पणों के लिए सत्य है, दोनों गोलीय दर्पणों के लिए सत्य है। चलिए ये लाइन ज़रूर लिखिएगा। बाकी फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, इसको अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।